नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की बिहार यात्रा पर गए। बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात हुई। उनके आवास पर गए। काफ़ी दिनों से ये मुलाकात प्रस्तावित थी, हो नहीं पा रही थी। आखिरकार नीतीश के यहाँ मुलाकात हुई और नीतीश ने अपना संकल्प एक बार फिर दोहराया कि वो कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की उन कुछ स्थितियों की या कह सकते हैं कि हरकतों की भी चर्चा मीडिया में खूब हुई, जिनकी चर्चा पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है कि वो सामान्य स्थिति में नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य उनका काम नहीं कर रहा है या फिर साथ नहीं दे रहा है। वो चीज़ें भी काफ़ी दिखाई पड़ी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और उसमें अब ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद सीट शेयरिंग को लेकर या गठबंधन में जो बातें होती हैं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, इन सारे मुद्दों पर कुछ बातचीत हुई होगी। कुछ निकल कर बाहर आया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। पर 2 बातें यहां बड़ी महत्वपूर्ण है। अमित शाह तो पहले ये कह चुके थे, ये संकेत दे चुके थे कि इस सत्र में, हम जो मौजूदा सत्र चल रहा है, बजट सत्र का दूसरा भाग संसद का, उसमें वो वक्फ संशोधन विधेयक को ले आएंगे। लाया तो गया ही था, लेकिन वो जेपीसी को चला गया। अब जेपीसी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, दोबारा उसको लाने की बात हो रही, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह का अपना रुख दिखाया और उसके बाद आशंका थी कि नीतीश कुमार भी उस पर समर्थन करेंगे या नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी ने तो सीधे तौर पर समर्थन की बात कही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो चुनौती दे रहे हैं, जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं इन तीनों पार्टियों को और ख़ास उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी को, उससे ये लग रहा था कि शायद ये पार्टियां किनारे कर लें अपने को वक्फ संशोधन विधेयक से। चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर कह भी दिया है और उन्होंने एक तरह से संकेत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इस पर सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि वो समर्थन कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी दुविधा है। पार्टी के कुछ नेता बिल्कुल खुले तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन उदाहरण एक गुलाम गौस का भी है, वो खुले तौर पर विरोध इसका कर रहे हैं। कुछ एमएलसी हैं गुलाम गौस, उसके अलावा कुछ और भी विधायक और विधान परिषद के सदस्य इसका विरोध कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ऐसे नेताओं की आरजेडी नेताओं से मुलाकातें बढ़ गई हैं और आरजेडी नेताओं से जब मुलाकातें बढ़ गई हैं तो उसका मतलब सीधे तौर पर है कि नीतीश कुमार अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी में खुले तौर पर बगावत हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के नेता लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसके अलावा और तमाम नेता हैं, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। अब साफ है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार सरकार के साथ जाने का स्टैंड लेते हैं तो ये विधायक उनसे किनारे कर लेंगे, ये सांसद उनसे किनारा कर लेंगे, और अगर विरोध करते हैं तो शायद ये जो प्रो बीजेपी एमएलएज हैं, प्रो बीजेपी लीडर्स हैं उनके, वो उनसे किनारा कर लेंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड का 2 फाड़ होना तय हो गया है। ये औपचारिक रूप से होना बचा हुआ है, अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली, अनाधिकारिक रूप से ये ऑलरेडी हो चुका है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह के पटना दौरे पर, जब वो बिहार के दौरे पर गए, बिहार के कुछ और जगहों पर भी, गोपालगंज में उन्होंने सभा भी की, वहाँ उन्होंने इस बात को और भी ज़्यादा सुनिश्चित कर दिया है। और एक चीज़ और, नीतीश कुमार जो अभी तक दुविधा में थे कि वो इंडिया गठबंधन की ओर रहें कि एनडीए में ही बने रहें या उधर चले जाएं, इसके लिए वो केवल एक एश्योरेंस चाहते हैं, एक श्योरिटी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्हें विधायक दल का नेता, यानी एनडीए के गठबंधन दल का नेता बना दिया जाए। कहने का मतलब कि अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है तो उस स्थिति में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये तय कर चुकी है
कि नीतीश कुमार को वो किसी भी कीमत पर ना तो चुनाव से पहले उनको नेता घोषित करने वाली है और ना ही चुनाव के बाद घोषित करने वाली। चुनाव के बाद बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे क्या एकनाथ शिंदे भी नहीं बनाएगी। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देगी, बल्कि उनको राजनीति से पूरी तरह से वो किनारे कर देगी। और चुनाव से पहले भी वो इस स्थिति में ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम सीटें दे और नीतीश कुमार के ज़्यादातर जो प्रभावी नेता हैं उनको अपनी तरफ कर ले। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन इस नेता घोषित करने में जितनी देरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो नीतीश कुमार तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से किनारे लगाने की कोशिशें कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। एक तो यही है कि पार्टी के तमाम नेता उसके बिल्कुल दो फाड़ हो चुके हैं, अलग अलग ढंग से बयान दे रहे हैं। वो लगता ही नहीं कि एक पार्टी में दो उस तरह के नेता हैं, उनकी सबकी विचारधारा एक है, कहीं से भी नहीं लगता है। और दूसरी तरफ ये है कि खुद नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर जितने कमज़ोर कर दिए जा रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से तो कमज़ोर होते ही जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का नतीजा ये होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव जीते। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद की उसकी दावेदारी होगी, भले ही गठबंधन की सरकार बने। और नहीं बनती है तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर नहीं भी बनती है, उसको ये पता है कि फिर अगला मुकाबला उसका सीधे अकेले होगा। किससे? राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के गठबंधन से, यानी इंडिया गठबंधन से। उसमें भी वो अपना फ़ायदा देख रही है। तो अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी को अगर वो ख़त्म करने में कामयाब रही, तो ये भी उसके हित में होगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री अमित शाह की जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, ये तो इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है कि लगातार वो चाहे परिस्थितियां उनके किस लिए अनुकूल रहीं, लेकिन कई चुनाव जिताने का और स्ट्रेटजी बनाने का, रणनीति बनाने का जो एक अनुभव है और वो उसके परिणाम बिल्कुल सकारात्मक मिले हैं, उसका उनको फ़ायदा मिलता जा रहा है। उसका फ़ायदा अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसके लिए भी अब उनको कुछ अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं। और इनमें बिहार का चुनाव बड़ा मायने रखता है। अगर वो बिहार का चुनाव जिता ले गए, इसीलिए वो लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर, ये चुनाव अगर जिता ले गए तो उनकी अपनी पार्टी पर, सरकार में, पार्टी में पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन जो पीएम मोदी के उत्तराधिकारी वाली रेस है, उसमें वो अपने को कहीं मजबूती से और ज़्यादा मजबूती से खड़ा करने की कोशिश करेंगे और अपने को खड़ा पाएंगे वहाँ पर। ये पूरी कोशिशें उसी तरफ लगी हुई हैं। अब नीतीश कुमार की स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या रहती है, बाद में क्या रहेगी, ये तो बहुत दूर की बात अब हो गई है। उससे पहले ही क्या रहती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।